बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। काफ़ी लोग जो है वो अपने इस वीकेंड को बड़ा एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वीकेंड में एक ही दिन होता है जब आप फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम आज मौसम की बात करें तो मौसम की सूरत हाल जो है वो इस टाइम जो है अच्छा है मौसम, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इस टाइम 31 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मौसम का। और देखते हैं कि आज कितने परसेंट चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। और लेकिन उसके साथ साथ जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि तौंसा में और काफ़ी और इलाकों में जो है वो काफ़ी सैलाब आ चुका है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और उसके लिए मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगी कि जो लोग हेल्प करना चाहते हैं ऐसे लोगों की, वो लाजमी प्लीज़ उन लोगों की हेल्प करें और इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। वो कहते हैं ना, हमेशा हमारा इस्लाम भी हमें दर्श देता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और इस तरह का जब मुश्किल वक्त आता है तो वो उस टाइम जो है, जो इस इंसान मुश्किल में होता है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो हमारी मदद करेगा। इस टाइम अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल पे बात करें तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो भी इस टाइम लीडर्स अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं अपने हालात में, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। तो काइंडली जो हमारे लीडर भी हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो कहते हैं कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम आवाम के लिए हैं, तो उनको इधर भी नजरसानी करनी चाहिए, ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो इस टाइम मुश्किल में है। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। और साथ ही जो आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ये आज ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस है। ये है जी रीत रंग अलबाइस का, इसकी डिज़ाइनर हुमा है। आप उनकी बुटीक पर विजिट कर सकते हैं। पार्टी वेयर उनके पास जो है वो बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, साथ ही समर की कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, तो लाजमी उनकी बुटीक पर विजिट करें और अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करें। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी अली रजा, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अली ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम अली से बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी पर्सनालिटी को जो है निखार सकते हैं, किस तरह ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। सबसे चीज़ जो हमारे अंदर देखी जाती है ना, वो हमारी शख्सियत देखी जाती है। तो आज इस पर डिटेल से ज़रा इनसे बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा अली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? आजकल वैसे मुल्की लेवल पर तो पॉलिटिक्स हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें टेंशन में आ रही हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। अपने लेवल पर चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं, जो वो फ्लड आया हुआ उसके जो विक्टिम्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से आजकल हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। सही। अच्छा ये बताएं, जिस तरह हम पर्सनालिटी की बात कर रहे थे, पर्सनालिटी के हवाले से बात करें, किस तरह हम ग्रूम कर सकते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ के किस एज में हैं। आपको भी पता है कि इंसान पर उसके इन्वायरमेंट का बड़ा अमल दखल होता है, उसका जो डिमॉन्स्ट्रेटिव इन्वायरमेंट होता है वही उसे हेल्प करता है ग्रो करने में। ये वैसे ये प्रोसेस तो बेसिकली स्टार्ट ही आपकी बर्थ के बाद से हो जाता है, या जब आपने होश थोड़ा बहुत संभाल लिया होता है। बचपन में देखें हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे साइकोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो हमारी तरबियत का बहुत होता है, बचपन की तरबियत का, बजाय इसके कि जो हमारी 15 ईयर्स एज पर आकर जो हमारी तरबियत होती थी। हमारा ज़्यादा असर जो हमारी साइकोलॉजी पर होता है वो बचपन की एज का होता है। देन उसका बड़ा मैटर करता है। देन उसके बाद जब आप अपने किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी सोबत में जाते हैं, या किसी ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहां आपका रोज़ाना की मामूल पर उठना बैठना होता है, तो वो चीज़ आपको उस हवाले से इन्फ्लुएंस करती है। इस तरह फिर आप उससे अबव एज में आते हैं, 18 एंड अबव में आते हैं, तो एक डिफरेंट लाइफ स्पैन आपका स्टार्ट हो जाता है। उस एज में फिर आपको या तो खुद इन चीज़ों को फोकस करके अपने आप को चैनलाइज करना होता है, या फिर है ना आपको किसी की हेल्प लेनी होती है, या किसी हवाले से आपको इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं आजकल वैसे हमारी जो जैसे यूथ है उनमें क्या क्या मसाइल देख रहे हैं, किस तरह उनको फेस करना पड़ रही है? मुझे अपने आप से और इस एरा की जो यूथ से सबसे बड़ा मसला, या सबसे बड़ा जो कहते हैं कि वो नज़र आता है, जो जिस पर हम बहुत ज़्यादा हमें सीरियस होना चाहिए, वो इंटॉलरेंस है।
टॉलरेंस लेवल हमारी यूथ में बिल्कुल एंड हो गया। उसके काफ़ी अगेन वही सारी चीज़ें कि आप अपने आसपास की सराउंडिंग में देखते हैं, आप अपने कंट्री में देखते हैं क्या हो रहा है, आप अपनी लोकेलिटी में देखते हैं क्या हो रहा है, आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, बेशक वो इंस्टीट्यूट का है, बेशक वो आपके घर का है, हर जगह इनटॉलरेंस पर चीज़ें चल रही हैं। हमें कोई मसला क्रिएट होता नहीं और फ़ौरन से हम उस पर टॉलरेट हो नहीं पाते, हम इनटॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं और कुछ ना कुछ उसका हम रिएक्शन देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। बाकी जो एजुकेशन के मिसाइल हैं या दूसरे सारे मसाइल हैं या प्रोडक्टिविटी के मसाइल हैं कि हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है, वो साइड बाय साइड चीज़ें टैकल की जा सकती हैं। लेकिन इनटॉलरेंस एक ऐसा मसला है जो साइड बाय साइड मतलब अगर टाइमली ना डील किया जाए तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, वो इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन में ले जाता है आपको। अच्छा, आजकल वैसे हम ये देखते हैं कि हमारे ना ये वाकई बर्दाश्त करने वाली जो कुव्वत है वो ख़त्म हो गई है। स्पेशली हम बच्चों की भी अगर बात करें, बड़े तो बड़े, आजकल बच्चे भी जो हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को, फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं। चाहे वो इवन कि अगर स्कूल में भी गए हैं तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया है तो उनका रिएक्शन जो है वो बड़ा हार्श किस्म का होता है। अगर घर में किसी ने कुछ कह दिया देन भी यही इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बच्चा साइकोलॉजिकल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली। तो असल में बात वही कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है या हमारा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो हमारे बचपन के लाइफ स्पैन में ही हो रही थी। आप देखें, आप कुछ घरों के अगर आप केसेस उठाकर देखें ना, जो उनके बचपन में अगर पेरेंट्स के मिसाइल चलते रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़ा उन्होंने देखा रहा है, तो वो उस टाइम में वो उस एक डर से गुजरे हैं। वो डर उनकी मेंटल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इससे होता कि अल्टीमेटली जो अपनी उस लाइफ में आते हैं जब उनको खुद से लीड करना होता है, तो वो एक ड्रॉबैक जो उनके बचपन में उनके साथ ज्यादती हो गई थी वो सारी जिंदगी वो फेस करते हैं। इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आजकल मतलब ज़्यादा फोकस ये किया जाता है, पाकिस्तान और एशिया से बाहर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों की ग्रोथ पर जो बेसिक फोकस करना है वो उनके बचपन में करना है। अगर किसी को उन्होंने इन फ्यूचर वो देखते हैं कि हमें हमारे बच्चे अजीज़ हैं या हमारी कंट्री को हमारी यूथ आने वाली यूथ अजीज़ है, तो वो गवर्नमेंट लेवल पर, इंस्टीट्यूट लेवल पर, वो बचपन के लेवल पर जाकर वो चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करते हैं। वो उस एज में अपने जिस एज में बच्चे स्कूल में होते हैं, प्राइमरी स्कूल में होते हैं, ग्रेड 5 से कम में होते हैं, उस पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे थे बजाय इसके कि वो हायर इंस्टीट्यूट पर फोकस करें। मसला ये होता है कि वो यहाँ से एशिया से बाहर का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान से बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो इस चीज़ को समझ गया है कि अगर हमें अल्टीमेटली एक अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, एक अच्छी यूथ चाहिए, तो हमें उनके बचपन पर, उनकी बेसिक तरबियत पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय इसके कि उनको बाद में आकर हम उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो इस हवाले से फोकस कर रहे हैं और उनका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी चीज़ें चल भी रही हैं, बेहतरी की तरफ हमेशा उम्मीद की जाती है। अच्छा, नहीं समझते हो कि जाहिर सी बात है जो हमारे जिसमें एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमारी पर्सनालिटी को मदद कर रहा है खुद को उस तरह लेकर चलने में कि एक निखार आ सके, एक माशरे में आपको अच्छा एक मुकाम दे सके? कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा जो है वो नहीं है, बच्चों में नजर आता। हमारा एजुकेशनल सिस्टम चैनलाइज नहीं कर रहा। मतलब अगर हम कहें ना कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और वो चैनलाइज करे कि मेरी पर्सनैलिटी में निखार आए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अच्छे उस पर देखें तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट भी तो नहीं कर रहे। मतलब अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही अपनी स्टडी से अलावा कुछ करने में। तो अगर स्टूडेंट खुद भी इस पर थोड़ा फोकस होता है, हमारी यूथ खुद भी फोकस होती है, तो वो चीज़ें चल जाती हैं, बेहतरी की तरफ आती हैं। लेकिन चैनलाइज नहीं हो रही इंस्टीट्यूशंस के एंड से या किसी दूसरे एंड से। चैनलाइज बेसिकली चीज़ें नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, जो कि हर जगह होती हैं। पाकिस्तान में इस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम उन चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर रहा कि डायरेक्शन दे कि आप अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह ग्रो करवाएंगे। हमारा करिकुलम बाकायदा डायरेक्शंस दे कि हम किस तरह अपने आप में अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाएंगे या इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ये होना चाहिए। ये भी होता है ना, जैसे इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, अब हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना। अभी चीज़ों को आपने, अगर आप चले गए हैं सरकारी स्कूल में तो वहाँ पर आपको जस्ट उर्दू मीडियम है, तो अगर आप प्राइवेट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम जो है वो पढ़ाया जाएगा। उर्दू मीडियम भी है लेकिन ज़्यादा फोकस वो अभी इंग्लिश मीडियम पे कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अभी
हमारा जिद्दत आती जा रही है, इंग्लिश हमारे लिए हर जगह ज़रूरी होती जा रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश उर्दू मीडियम का भी फ़र्क आ जाता है, इस फ़र्क को कैसे ख़त्म करें? अच्छा, मैं इस फ़र्क को ज़्यादातर फ़र्क लैंग्वेज का ही फ़र्क समझता हूँ। है हमारा ये एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जिसको इंग्लिश आती है वो वेल ग्रूम्ड है। हाँ, हम ये समझते हैं। समझते हैं उसकी शख्सियत बहुत अच्छी है, अगर वो और हम इसीलिए इंग्लिश में टॉक कर रहा है, तो अगर अगर उसमें उर्दू में कर रहा है, अगर उसके तलफ़ुज़ बहुत अच्छे हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा कहा जाता है कि यार अभी बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। मैं एग्री करता हूँ। हम इसको फोकियत भी देते हैं और हम इस चीज़ पर, इस लैंग्वेज की बेस पर जज भी करते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे जब पर्सनैलिटी को आप टेस्ट करें तो पर्सनैलिटी की जो ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बेसिस पर आप टेस्ट करें, बजाय इसके कि कौन सी लैंग्वेज आती है। हाँ। अगर मुझे सराइकी आती है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं वेल ग्रूम नहीं हो सकता। अगर मुझे पंजाबी आती है तो ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस बेसिस पर मैं वेल ग्रूम नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी में कोई फ्लो है। लैंग्वेज का जो फ़र्क है वो एक फ़र्क अलग से है। हाँ, पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट का फ़र्क है, पर्सनैलिटी की ट्रेट्स का फ़र्क है, वो एक अलग से फ़र्क है। मैं इसको इस सेंस से देखता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है और आपने जब इंटरनेशनल लेवल पर compete करना है तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, उसको लर्न किया जाना चाहिए और एज लैंग्वेज लर्न किया जाना चाहिए, एज पर्सनैलिटी टेस्टर लर्न नहीं किया जाना चाहिए। सही। अच्छा, और इसके अलावा भी जिस तरह हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, अभी आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस, जो बच्चे माशाल्लाह डिग्रियां भी ली हुई हैं उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। बिल्कुल ऐसा है, जैसे हमने पहले कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी आपकी शख्सियत जो है वो कहीं ना कहीं साइड पर हो जाती है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह आपकी शख्सियत साइड पर हो जाती है। आप इसे किसी भी लेवल पर बात कर लें, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप बहुत सा अपना पोटेंशियल जो बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज करके उसको आप उसकी प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, गेन नहीं किया जा रहा होता हमारी यूथ की तरफ से। रीज़न ये होती है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर सकें या उस अपॉर्चुनिटी को अपने आप के लिए रिप्रेजेंट कर सकें, और वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते। देन इसी बेसिस पर, इसी वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करते हुए प्रोडक्टिविटी गेन करने में, प्रोडक्टिविटी देने में लैग कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा काइंड ऑफ ग्रेट इशू है, जिसको बड़ा तरीके से डील किया जाना चाहिए, और इसको हमें अपनी घर के माहौल से इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, स्कूल के माहौल से इसको, कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के माहौल से इसको फोकियत दी जानी चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर बाकायदा एक मुझे तो ये लगता है करिकुलम का पार्ट बनाकर इस चीज़ को डील किया जाना चाहिए। तो मतलब इस पे एक तो ये हो जाएगा, फिर देख सकेंगे आपकी पर्सनालिटी को भी उसमें निखारने में ये एक अहम रोल प्ले करता है कि आपको बोलना आता है, चाहे आपको एक थोड़ा सा डर और एक खौफ जो है ना, ये चीजें भी इंसान को कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को खत्म कर रही होती हैं। जो आपके अंदर एक डर और एक खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर एक जो बात आती है लोग क्या कहेंगे। डर बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। डर आपकी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है। डर आपकी अचीवमेंट्स को ख़त्म कर देता है, जो आप अचीव कर सकते थे लेकिन इस डर से आप स्टार्ट ही नहीं लेते कि नहीं अचीव कर पाऊंगा, उसको ख़त्म कर देता है। डर आपको बहुत से चीज़ों में लैग करवा जाता है, और फिर ये डर के लोग क्या कहेंगे, ये तो फिर एक वो सिनेरियो है कि जिसमें मतलब ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि इस चीज़ को नहीं ज़ेरे गौर रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते रहते हैं, उनका काम है कहना भला भला कुछ भी कहकर इसको डील करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पर हमें बीइंग इंडिविजुअल और कलेक्टिवली हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा कहने से भी गुरेज करना चाहिए। अल्टीमेटली हर शख्स को पता है कि लोगों का कहना मेरे लिए मैटर कर रहा है, लोगों का कहना सामने वाले के लिए मैटर कर रहा है। हमें कोशिश ये की जानी चाहिए कि मेरे कहने से सामने वाले को ज़्यादा वो उस पर कोई बैड इफेक्ट न जा रहा हो। तो बजाय इसके कि मुझे ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को इग्नोर कर दो, लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी मेरी पर्सनैलिटी में जो चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे क्या कहने की बेस पर उससे लैक ना करवाएं। तो हमें बहुत साइड से इन चीज़ों को देखना चाहिए कि मामलात जो हैं, जो आपकी रूटीन लाइफ है, उसमें जितना सामने वाले के लिए कहना ज़रूरी है उतना कहा जाए, ओवर क्रिटिसिज्म ना किया जाए। आपकी एप्रिसिएशन से ही लोग ग्रो करते हैं, आपकी एप्रिसिएशन से ही
लोग अपने पोटेंशियल को अनलीश करते हैं, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपके जो वर्ड्स हैं सामने वाले के लिए वो हार्श ना हो और उसको कोई अच्छा इफेक्ट तो डालें, बुरा ना डालें एटलीस्ट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग गुड सिटीजन। लेकिन नहीं ना, लोग इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं करते नहीं कि फौरन जो भी आता है उसको उसी तरीके से बयान कर देते हैं, चाहे ये नहीं समझते कि अगले को बुरा भी लग सकता है या नहीं लग सकता इस चीज़ों से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जितनी भी हमारी यूथ है वो अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ा सकती है? कोई टिप्स देना चाहें, किस तरह कोई चीज़ें जो हैं वो मैं कहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स तक पहुँचें, जो लोग समझते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक पर्सन जो एवेल्युएट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है। इन ये तीन वो करेक्टरिस्टिक हैं जिसकी बेसिस पर इंसान एवेल्युएट हो ही रहा होता है। तो आप अपनी थॉट प्रोसेस जो है उस पर मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका ये होता है कि बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, आपके दिमाग की वो चंद खिड़कियाँ खुल जाती हैं जो शायद आपके घर हाथ पर हाथ रख के बैठने से शायद नहीं खुलती। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करके इंसान अपने थॉट या थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंडली, आप फिर वो जो प्रोसेस है उसको आपके बिहेवियर में रिप्रेजेंट करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये नहीं कि आप उस थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहें और आप प्रैक्टिस नहीं करें चीज़ों की। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आप उसके लिए किसी गैदरिंग में बैठे ही ना, आपको किसी जगह पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको लगता है कि ये एक अच्छी ट्रेट है, उसके लिए आप काम ही ना करें, आप बैठे रहें, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। प्रैक्टिस जो है ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप चीज़ों को आप अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाते रहें। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। आप इंसान हैं और आप जिंदा हैं, आपकी प्रेजेंस फेल्ट की जानी चाहिए। ये नहीं कि आप हैं, आप एक गैदरिंग में भी हैं और आपका होना ना होना एक जैसा है। तो एट लीस्ट आप जहाँ हैं, अपने घर में या किसी गैदरिंग में, किसी मीटिंग में हैं, किसी इन्वायरमेंट में, अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाएं इंटरैक्ट करके। तो उससे ये होता है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी आहिस्ता काम करते रहते हैं, आप आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहते हैं, आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ सिखाने को मिल जाता है। इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कंक्लूसिव बात की है, और अपने थॉट प्रोसेस पर काम किया जाना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, फिर हम एक पॉजिटिव सोच की भी अगर हम बात करें, जैसे हम देखते हैं नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, हम फ़ौरन से बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेने की बजाय उसका मस्बत पहलू देखे बगैर हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम उसके नेगेटिव जो असरात हैं उसके ऊपर चले जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पॉजिटिव साइड को लाजमी उस पर फोकस दी जानी चाहिए। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आप काउंट करें। नेगेटिव साइड्स को भी साइड बाय साइड देखें, लेकिन इतना ज़्यादा सर पर सवार ना करें। नेगेटिव साइड पर देखना इसलिए ज़रूरी है रैशनल होते हुए कि आपको ये ना हो कि आप इग्नोर कर दें और वो नेगेटिविटी प्रीच हो रही हो, ग्रो हो रही हो। उसको फोकस कर रखें और इस मकसद के लिए रखें कि सिर्फ और सिर्फ उस नेगेटिविटी या जो इससे जनरेट होनी है उसको कंट्रोल किया जा सके किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में। ज़्यादा फोकस आप ये करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी से आने वाली है, उस पर फोकस करें। जो नेगेटिव साइड है, क्रिटिसिज्म वाली साइड है, और जो बाकी सारी चीज़ें उसको अपने माइंड में रखें, सवार नहीं करें। माइंड में भी इसलिए रखेंगे मुझे इनको टैकल करना है। और ज़्यादा आप खुद भी कोशिश यही करें कि आप अपनी जो पॉजिटिव रोल आप प्ले कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रोल दूसरे प्ले कर रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली लेकर चलें और आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अच्छा, वही है ना कि हम लोग जब तक अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं कर सकते। खुद को पॉजिटिव होना बड़ा जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, तभी आप किसी दूसरे को भी पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। जब तक आप नेगेटिव होंगे तो आप कहाँ पॉजिटिविटी जो है वो ला सकते हैं अपने इर्द गिर्द। अच्छा, इसके साथ साथ क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आप समझते हैं पर्सनालिटी को लेकर? जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो मैंने कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर दी। पर्सनैलिटी को लेकर आपके इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है। आपका किसी जगह बैठना, किसी से इंटरेक्ट करना, किसी से आप अगर मिल रहे हैं तो वो क्या वाइब दे रहा है, बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर आपका बिहेवियर और रिप्रेजेंटेशन आपकी बड़ी मैटर कर रही होती है। आपका बाज़ औक़ात आपका बिहेवियर अच्छा होता है लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी टोन की वजह से ख़राब हो जाती है। तो वो फिर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन पर भी थोड़ा सा फोकस करें ताकि अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो उनको पता हो कि एक ग्रूम्ड पर्सन हमारे साथ बैठा है, ये एक थोड़ा सा सेंसिबल पर्सन बैठा है। ये ना हो कि आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो लेकिन आपने
ज़्यादातर चीज़ों को कम्युनिकेट ही ना किया हो, आपको कन्वे करते हुए ये प्रॉब्लम आ गई कि आप गलत टोन में कन्वे कर गए चीज़ों को, तो वो फिर थोड़ा सा ये होता है कि उस सेंस में ले लिया जाता है कि ये अजीब इंसान है। हाँ, इस तरह की चीज़ें वाकई कि अगर आप चाहे जितना मर्जी पढ़े लिखे भी हों और अगर आप में अगर थोड़ी सेंस नहीं है कि आपने किसके सामने क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, तो आपकी वो सारी पर्सनालिटी जो है वो आपकी डंप हो जाता है और आप उसके सामने ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी जानते हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या कर रहे हैं? सोशल एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम जो एड्रेस करते हैं वो जो मेजरली 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं, वो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, इन्वायरमेंट पर काम हो रहा है। इस तरह 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं जो इतने ब्रॉड हैं जिसमें हर तरह की सोशल एक्टिविटीज़ आ जाती होती हैं। तो उस पर हम साइड बाय साइड पूरा साल ये चीज़ें करते रहते हैं और होती रहती हैं। पोलियो इज़ दी बिगेस्ट इशू दैट वी आर डीलिंग विद। हम उसको अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और एक बड़े मेजर लेवल पर जाकर करते हैं, और ख़ासकर जब पोलियो का वीक आता है, पोलियो डे आता है अक्टूबर में, तो उसको प्रॉपरली डील किया जाता है। उसके अलावा वेलफेयर के जितने भी काम हैं उसको भी कर लिया जाता है। ज़्यादा हमारा काम ये होता है कि हम यूथ की जो है वो डेवलपमेंट पर काम करें। ठीक है, यूथ की डेवलपमेंट पे लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं पहले हेल्थ टिप की तरफ। अच्छा जी, आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं सोन हलवा पे। सोन हलवा, आपको पता है कि मुल्तान का जो सोन हलवा है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप देखते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, डिफरेंट पाकिस्तान के इलाकों में या पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो फरमाइश करते हैं वो मुल्तानी सोन हलवा की फरमाइश जो है वो पुरजोर फरमाइश होती है। स्पेशली आपके जो मिलने वाले होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो जहाँ जहाँ रह रहे होते हैं, उनकी जो जब भी सर्दियाँ आती हैं स्पेशली, वैसे तो लोग गर्मियों में भी बहुत शौक से खा रहे होते हैं, लेकिन ये एक सर्दियों की सौगात है सोन हलवा। तो सर्दियों में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से सोन हलवा खाते हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत कदीम टाइम से जो है यहाँ पे सोन हलवा तैयार किया जाता है और बड़ा स्पेशल सोन हलवा तैयार किया जाता है। अगर उसकी वैरायटी पे बात करें तो डिफरेंट आजकल उसकी वैरायटीज़ हैं। आपको अखरोट वाला हलवा होता है, आपका डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स से जो है वो तैयार शुदा होता है सोन हलवा। उसके साथ साथ आप सिंपल भी बना के खाते, मतलब देसी घी में जो बनाया जाता है सोन हलवा स्पेशली, उसका मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत लोग शौक से खा रहे होते हैं। यहाँ की जो सर्दियों की मशहूर सौगात है, तो उस हवाले से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सोन हलवे की जो एक तैयारी होती है, एक उसका मुकम्मल जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। घरों में भी लोग तैयार कर रहे होते हैं। मेरे खुद अपने ननियाल में जो है वो सोन हलवा बाकायदा तौर पे जो जब भी कोई इवेंट हो तो वहाँ पर ये तैयार किया जाता है और स्पेशली सब रिश्तेदारों के घर जो है वो फिर सोन हलवा बांटा जाता है। स्पेशली मेरे मामू जो है एक तैयारी करते हैं, पूरी रात सोन हलवा जो है वो तैयारी करने में लग जाते हैं और सुबह तक जो है सोन हलवा जाकर तैयार होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो जो लोग शुगर के मरीज़ हैं तो स्पेशली उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। हमेशा मैं एक अच्छी बात करती हूँ कि आपको उतना खाना चाहिए जितना आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा जो चीज़ आप खाएंगे वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सी थी कि हम जो मुल्तानियों के लिए मुल्तान के हवाले से जो एक मशहूर सौगात थी उस पर हम बात करने जा रहे थे सोन हलवे के हवाले से। तो अभी तो हम लोग इस पे बात कर लिए, सेकेंड भी हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मुल्तान की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, बात सोन हलवा आपको पसंद है? कितना शौक से खाते हैं? मैंने कहा चले आपसे मीठे का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सोन हलवा आपको पता है कि फिर हमारे इस विसेब में रहते हुए, हमारे इस रीजन में रहते हुए बचपन से ही एक हैबिट डेवलप हुई है कि हमने ये डिश तो जब कहीं लेकर जानी है वहाँ भी खानी है, खुद भी अपने घर मंगवा कर खानी है और फिर प्रॉपर इसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो मैं सोन हलवा काफ़ी पसंद करते हैं। सर्दियों में तो लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जिस तरह यूथ डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे उसके हवाले से बताइएगा। हम बेसिकली ज़्यादातर ये जो वैसे तो डील कर रहे हैं प्रॉपरली इसको प्रॉपर पाकिस्तान में पूरे मेजर सिटीज़ में, माइनर सिटीज़ में, लेकिन क्योंकि मुझे आज यहाँ ये मौका मिल रहा है तो ये साउथ का जो बेल्ट है यहाँ चीज़ें इस तरह की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप देखिए हमारे मुल्तान के जो
आसपास के इलाके हैं वहाँ इन चीज़ों का फुकदान है, जिसकी वजह से हम फिर वही डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं कि साउथ के लोग जो हैं वो इतने पर्सनली डेवलप नहीं हैं। हम कहीं हमारे इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट कंपैरेटिवली लम्स नर्स और इनके कंपैरिजन में नहीं आते, जो कि ज़ाहिर सी बात है उन लोगों की अपनी भी बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन एक जो ग्रेजुएट होता है साउथ के एक इंस्टीट्यूट से, उसको कंपैरेटिवली किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करने में चीज़ें पैरेलल नहीं चल रही होती। तो फिर यहाँ क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट अगर उस चीज़ को फोकस नहीं करते, यहाँ इन तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कंपैरेटिवली हमारा यहाँ की जो यूथ है वो उनके पैरेलल चल सके, उनके बराबर इक्वली कंपैटिबल है, इक्वली कैपेबल हो और कहीं रिप्रेजेंट होता है तो वो ये चीज़ साबित करे कि ये यहाँ की जो यूथ का पोटेंशियल है वो इक्वली मैटर करता है और इक्वली उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है जो कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सिटीज़ के यूथ के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो हमारी यूथ है उनको जॉब, कुछ लोगों का एक माइंड सेट हो जाता है ना कि सिर्फ उन्होंने जॉब ही करनी है, आप क्या समझते हैं लोगों को किस तरह उनका माइंड चेंज किया जाए कि वो बिजनेस की तरफ भी आए? क्योंकि ये भी एक अच्छा है कि अगर अपना बिजनेस किया जाए या जॉब से आप थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर लोग जो है वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, जॉब के जो ज़्यादातर लोग जॉब पर रिलाई कर रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, वो अपने एंड मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे पहले तो एंड मीट ही नहीं हो रहे थे, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अब मैं एक बिजनेस डेवलप करूं, देन उसको एस्टेब्लिश करूं, देन उसको डेवलप करूं, देन उसको ग्रो करवाऊं। तो इसमें 4-5 साल लग जाने हैं, जो कि मैं अगर 4-5 साल अगर ना कुछ किया तो शायद मेरे एंड यहाँ के मीट नहीं हो रहे होंगे। तो एक तो वो होता है। दूसरा ये कि अगर इसको हमने वाकई फोकियत देनी है, हम वाकई ये चाहते हैं हमारी यूथ बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, तो इसको गवर्नमेंट लेवल पर इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इस पर काम किया जाना चाहिए कि वो इतने जो आपको भी पता है कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उसको ग्रो करवाना है, कितनी कॉम्प्लिकेशन हमारा गवर्नमेंट जो एंड से हमें मिलती हैं। तो किसी बिजनेस को रजिस्टर करना, देन उस पर है ना गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजिस्टेंस टाइप एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट होते रहना, तो वो एक इन्वायरमेंट बनता है जिससे हमारे ज़्यादातर यूथ बिजनेस की तरफ नहीं आती। अगर इसको वाकई है ना वो करवाना है ग्रो, तो गवर्नमेंट लेवल पर ये इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए कि स्टार्टअप्स पर, बिजनेस पर यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आसान किए जाएँ, देन उनको फिर ग्रो करवाने के हवाले से गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करे। फाइनेंशियल के कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके हवाले से भी सपोर्ट करें। देन अगर कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, रिसोर्सेज चाहते हैं, एटलीस्ट वो रिसोर्सेज देने में तो गवर्नमेंट हेल्प कर ही सकती है। उसमें मेरे ख्याल में उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस दी जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह तरबियत की हम बात कर रहे थे, आप नहीं समझते कि तरबियत और कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है हम लोगों के दरमियान? बिल्कुल, टीचर्स का भी जो है, अभी कल भी मैं एक मामू के घर गई थी तो यही हुआ था कि बच्चे के कॉलेज की हम बात कर रहे थे, स्टडी पे ही हमारी एजुकेशन पे बात स्टार्ट हुई, तो यही बात चली गई जो टीचर्स हैं कॉलेज पे, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि जी आपका जो टीचर्स हैं वो लेक्चर लेना ही पसंद नहीं करते कि जाके आप अपने बच्चे क्लासेस में जो है वो बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी कर रहे हैं और 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो कोई लेक्चर नहीं हो रहा। तो उससे आपकी फिर पढ़ाई के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, और चाहे अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से आपको कितना, एक तो अपने घर की फैमिली का भी आपका खर्चा जो है वो भी आप उसको ज़ाया कर रहे हो कि पढ़ाई के ऊपर जो हो रहा है, और आपकी खुद की भी तरबियत नहीं हो रही, आप अपने आप को भी ग्रूम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप जो है ना एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसकी रूट कॉज तो टेक्नोलॉजी है। मतलब कि हम वो पेरेंट्स जो ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते थे और जो बच्चे ज़्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स पर इन्वेस्ट करते थे, वो गैप आ गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर गेम्स पर लगे रहते हैं, हम मोबाइल्स पर लगे रहते हैं, हमारे पास दूसरी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ पर फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया। हम बैठे अपने रूम में बैठे दूसरे रूम में भाई बहन को मैसेज कर रहे थे चार्जर तो दे जाओ या ऐसा कुछ कर जाओ। तो अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा इशू हो गया। अच्छा, अब आप साथ वाले कमरे में बैठे, आप सामने में बैठे हैं तो आप मोबाइल अच्छा आंखों से इशारा करेंगे कोई मैसेज पढ़ लें। तो कम्युनिकेशन गैप की जो रूट कॉज है वो है टेक्नोलॉजी, लेकिन कम्युनिकेशन इटसेल्फ किसी दूसरी चीज की रूट कॉज बन रही है जो कि तरबियत है। वही बात अगर मैंने अपने भाई को कहनी थी तो मैं किसी एक वे से कहता जो उसको गाइड करती है। अगर मैं मतलब चैट पर कह रहा हूँ तो वो चार्जर दे जाएगा, शायद मैं उसे किसी अगर वर्बली कहता तो किसी एक वे से कहता जो मेरा ट्रीट करने का बिहेवियर जाहिर करता। तो वो नहीं हो रहा,
जब वो होगा नहीं, वो सामने वाला छोटा बच्चा कैसे लर्न करेगा, मेरा छोटा भाई कैसे लर्न करेगा या मेरे छोटे बहन भाई कैसे लर्न करेंगे जब मैं उन्हें वर्बली कहूंगा ही नहीं कोई चीज़। और इसी तरह जब पेरेंट्स वर्बली टाइम नहीं देंगे, पेरेंट्स एटिकेट्स पर, मैनर्स पर वर्बली चीज़ें नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स वर्बली शेयर नहीं होंगी, आपने बर्थडे भी विश करनी है तो वर्बली कहने से पहले आप जब स्टेटस लगा देते हैं कि हाँ चलें जी विश हो गया, वर्बली आपने नहीं कहा, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट भी कर रही है, साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट कर रही है, जो कि अल्टीमेटली रूट कॉज बन रहा है तरबियत का। तो ये एक मेजर हमारा ये अच्छा, टीचर्स में शायद हम लोग एक मैट्रिक तक, हमारे जो टीचर्स होते थे वो तो स्पेशली है ना मार के भी क्लास में ले आते थे कि भाई आके पढ़ो। आजकल वो चीज़ नहीं है, टीचर्स अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते कि ठीक है अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं ले रहे। ये चीज़ भी बड़ी हमारे जो है सिस्टम को ये ख़राब कर रही है कि इससे भी बच्चों की जो तालीम और तरबियत दोनों डिस्टर्ब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। एक तो वही बात यह है कि अब जो चीज़ें ना इतनी वो होती जा रही हैं कि पहले होता था हमारे टीचर्स हमें लेट आने पर भी डांट डपट करते थे, पीट भी देते थे, जुर्माना भी किया जाता था आपको क्लास अगर, अब वो चीजें नहीं है, अब बहुत सिस्टम जो है वो आपका चेंज इसको इस तरह लिया जा रहा है, ठीक है अगर है ना कोई खुद नहीं आना चाह रहा और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को मारना नहीं है, इतना वो उसे पैम्पर करते हैं चीज़ों को, तो वो फिर होता ही है कि अल्टीमेटली जिन चीज़ों पर स्ट्रिक्ट होना भी बनता था वो भी नहीं स्ट्रिक्ट हो रही और उन पर भी फोकस नहीं किया जा रहा, और फिर रहता ही कसर जो है हमारी पेंडेमिक ने क्रिएट की कि जो चीज़ें क्लासेस जो होती थी फिजिकली वो वर्चुअल लेवल ऑनलाइन तो मेरे ख्याल में बहुत ही लोग इसमें कौन मेजर नहीं लगता किसी ने बहुत ही कोई सीरियस हो गए ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस तरह इसको लिया, लेकिन मोस्टली लोगों ने जो है ऑनलाइन क्लासेस को कोई सीरियस नहीं लिया, वो समझते ही नहीं थे कि इसको क्या है, किस तरीके से आपने लेके चलना है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से भी आपसे बात करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिस तरह हमें एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, हमें बहुत सारी सहूलियात भी हमारे तक पहुंच रही हैं, लेकिन हम जो देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारी स्पेशली यूथ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक तो चीज़ें रियलिटी बेस पे नहीं होती जो हमें दिखाया जा रहा होता है, फिर जो अगर दिखाया जा रहा है और अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो उसकी वजह से भी लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली आपके एक वो कहते हैं दिमाग से खेलने वाली बात है। तो जो हमारी यूथ है वो चीज़ों को सीरियस ले जाती है कि एक चीज़ उसके पास है तो मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। सोशल मीडिया का हमारे ऊपर माना जाता है कि इंफॉर्मेशन के लिए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए एक आपकी पब्लिक रीच जो है वो बढ़ा दिया सोशल मीडिया ने। आप देखेंगे अब तो हर टीवी चैनल, हर पॉलिटिशियन, हर सिंगर, हर किसी की ज़्यादा रीच उसके सोशल मीडिया की वजह से और उसकी ज़्यादा जो फेमस है वो सोशल मीडिया की बेसिस पर ही फेमस है। ये एक अच्छा जैसा आपके पास किसी ने अगर कोई बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है, कोई चीज़ करनी है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसकी रीच बढ़ा, ये तो एक अच्छा वो है। लेकिन साथ ही साथ ये करता क्या है कि एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने भी बात की, दूसरा होता ये है उससे बेहतर जो मुझे चीज़ खतरनाक लगती है, ये एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। कंपैरेटिव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किस तरह कि आज फलाना फलानी जगह गया, उसने फलानी जगह डाइन इन किया, उसने स्नैप डाली, अब मुझे भी अगर सोशल मीडिया पर एक थोड़ा सा रहना है तो ये चीजें सेंसेशन क्रिएट करनी है तो मुझे भी इन चीज़ों को मीट करना है, मुझे सोशल मीडिया पर मेरी एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, वैसे अली रज़ा की एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। ज़्यादातर जो कुछ हो रहा है वो अपनी सोशल मीडिया की रिप्रेजेंटेशन को मेनटेन करने के लिए किया जा रहा है, बजाय इसके कि वही एनर्जी में अपनी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन को मेनटेन करने के लिए करता। तो वो उस वजह से ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, होना मेरे अपने ऊपर चाहिए था। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं हम सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स पे, जो हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हमारे बहुत। अच्छा, फिर जिस तरह हम बात कर रहे थे ना आप बर्दाश्त की, वो शायद इन चीज़ों की वजह से भी बर्दाश्त जो है वो नहीं हो रही, अब अब आपके अंदर स्टेमिना नहीं रहा, फौरन आपका जो टेम्परामेंट है आप लूज कर जाते हो। ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट कर रही हैं, ये वाकई इफेक्ट कर रही हैं। पहले बड़ी तेजी से, पहले हमारा मोड ऑफ जो इंफॉर्मेशन होता था वो हमारी फिजिकल प्रेजेंस होती थी शुरू में, मतलब अगर किसी को किसी दूसरे को बताना भी था कि फौत की होगी तो उसमें भी दिन गुजर जाते थे, लोग ट्रैवल करके आके बताते थे, कोई दूसरी वे नहीं था बीच में। फिर टेक्नोलॉजी ने फैसिलिटेट किया। अब ये होता है कि जो चीज़ मैंने आपको फेस टू फेस कन्वे करनी थी
और वो शायद मेरी टोन उसमें बड़ा फैसिलिटेट कर जाती और मैं आपको बेहतर तरीके से कन्वे कर देता। उसके बजाय मैं ऑल्टरनेटिव लेता हूँ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक का, तो शायद अगर मैं चैट कर रहा हूँ तो वो टोन कन्वे नहीं हो रही है एग्जैक्टली। उससे क्या होता है, टोन कन्वे नहीं होती, अगेन इंटॉलरेंस क्रिएट होती है कि अगर किसी को कोई टोन आपकी बुरी लगी है, उसने फौरन से उसका रिएक्शन दे देना, ये सोचे बगैर, क्योंकि वेट तो हम करेंगे नहीं, हम इतना वेट तो करेंगे नहीं कि हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी गेन कर ले और रिस्पॉन्ड करने के काबिल हो। हम उससे पहले ही, जैसे ही हमें मैसेज पर जो टोन लगी है, सोशल मीडिया पर किसी एक्टिविटी की जो टोन लगी, हमने उस पर रिएक्शन दे दिया है, बजाय ये सोचे बगैर कि उसने क्या कहने की कोशिश की है कि उसने क्या करने की कोशिश की है, और कहीं ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से कोई गलत मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, तो उस पर भी इंटॉलरेंस मजीद जो है वो लोगों में ग्रो करती है, रीच करती है। अच्छा, क्या समझते हैं इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करके इन अपने आप को जो है वो आप पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं? क्या हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपकी? अगेन हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको खुद इन चीज़ों पर फोकस करने के, सबसे बड़ी जो आपकी हेल्दी एक्टिविटी या जिस चीज़ पर आपने फोकस करना है, आपकी हैबिट्स को थोड़ा सा आपने चेंज करना है। आपकी हैबिट्स जो ज़्यादातर पहले हैं उसको रिव्यू करना है, रीथिंक करना है कि जो मेरी हैबिट्स हैं कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही हैं। अगर मेरा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना मेरे टाइम को किसी ऐसी जगह यूज़ कर रहा है, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाया है जहाँ मुझे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, तो क्या मुझे इस चीज़ को रीथिंक करना चाहिए या नहीं कि यही टाइम मैं कहीं और इन्वेस्ट करूँ तो मुझे उसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ कि आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है, अगर आपने वाकई अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो फिर आपको हर वक्त सोचना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना प्रोडक्टिविटी गेन कर रहा है, कितना आपको प्रोडक्टिव बना रहा है और कितना आपको फैसिलिटेट कर रहा है या कितना आपके लिए बेहतर वो कर रहा है। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तो ये करते 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 चीज़ें बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली इसका बुरा ही असर पड़ता है। आपने अपने आप को चेंज करना है तो खुद पहले अपने आप को अंदर आपकी एक विल पावर होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये भी होता है कि हम लोग अंडरस्टैंड भी तो नहीं करते ना बहुत सारी चीज़ों को। अंडरस्टैंड अगेन बातें घूम फिरा कर हमारी वहीं उधर आ जाती हैं कि हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन गैप जो हम अभी थोड़ी देर पहले बातें डिस्कस कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते। कभी कभार सोशल मीडिया पर हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कभी कभार हम इन प्रेजेंस भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। रीज़न यही होती है कि सामने वाला कन्वे नहीं कर सका था। उसको कन्वे करने का, उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, उसको टोन कन्वे करने का या उसको वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करने का बेसिकली पता नहीं था और उसने कुछ और वर्ड्स यूज़ किया और सामने वाले को एग्रेसिव लगा और उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो इस वजह से हमें जब अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपनी किसी गैदरिंग में बैठे बोलने का, अपने बिहेवियर का, अपनी रिप्रेजेंटेशन का, अपनी कॉन्फिडेंस का और अपनी सारी चीज़ों का जब हम ख्याल नहीं रखेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हर जगह आनी ही आनी। अच्छा, बाकी ये चीज़ें हम लोग हमेशा, हमारे वैसे मोस्टली यही होता है कि हम जितना एक यूथ को लेकर और जितना हम कभी खुद भी जिन मसाइलों से गुजर रहे होते हैं शायद हम उनको भी सामने फेस रख के बात कर रहे होते हैं कि अगले को भी ये मसाइल हो सकते हैं, ये फेस कर रहे होते हैं। फिर ये तो लगता है कि जैसे हर दूसरे घर का यही मसला लग रहा होता है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आपके यूथ को कि उनको किस तरह अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़्यादा केसेस में होता ये है कि हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारे साथ भी होते हैं, सामने वाले के साथ भी होते हैं, हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन अगेन आपका केस सिनेरियो सामने वाले का केस सिनेरियो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो डिफरेंस जब होता है तो फिर वो भी एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो जज करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये भी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने एक दूसरे के चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना, या अगर वो कोई बात कर रहा है तो हमने उसको नहीं पिक करना बल्कि हमने उसको पहले जज करना शुरू कर देना कि अगर ये कोई हमसे बात शेयर कर रहा है या हमें बता रहा है या हमें कोई नसीहत कर रहा है या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाह रहा है कि जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, हम उससे पहले उसको जज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा इन्वायरमेंट ही बेसिकली हमें ये इस तरह की तरबियत दे रहा है कि हम जजमेंटल हो रहे हैं। हाँ। जजमेंटल होना चाहिए, किसी ना किसी हद तक होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसे नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को इतनी स्पेस ही ना दी जाए
कि वो अपने आप को पूरी तरह कन्वे कर सके, या उसको एक ही मौके में आप ये कह दें कि इसने तो ये बात इस बेसिस पर की है या इस सिनेरियो में की है और इसका अल्टीमेटली मुझे नुकसान है। तो इस तरह फिर ये होता है कि आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं और जज कर जाते हैं। को होना ये चाहिए कि आप 2-3 प्रैक्टिस के बाद या प्रॉपर अगले को स्पेस दें, वो अपने आप को प्रॉपर कन्वे कर सके, या अगर किसी की कोई एक आपने इमेज अपने माइंड में बनानी है तो वो एक मीटअप पर एटलीस्ट नहीं बननी चाहिए, एक किसी गैदरिंग पर नहीं बननी चाहिए, जब तक कि वो आपको बाकायदा पूरी तरह पता ना हो कि हाँ वाकई इसने इस वजह से किया, 100% आप उस पर श्योर ना हो। थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। समझने के लिए आपको सामने वाले के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और जज करने से पहले अगेन थोड़ा सा आपको सामने वाले को वैल्यू करना और फिर उसके बाद उसको कैरियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है आप समझते हैं? आप कैरियर काउंसलिंग आपका यहाँ इस रीजन में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए सबसे बड़ा इशू है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, वो उन फील्ड्स को ऑप्ट कर लेते हैं जिन फील्ड्स में इन फ्यूचर पाकिस्तान में कोई वो है ही नहीं उस तरह का सिनेरियो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही नहीं है, तो फिर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा बाहर उसमें सर्व करने के लिए। इसी तरह ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने अगर अपने फ्यूचर के हवाले से प्लान करना है तो उसमें आप अपने कैरियर काउंसलिंग पर थोड़ा सा यूथ पर फोकस किया जाए। इसमें पेरेंट्स भी रोल प्ले करें, इसमें टीचर्स भी रोल प्ले करें और इसमें इंस्टीट्यूट भी रोल प्ले करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और संगीन किस्म का वो है। अगर नहीं की जाती तो फिर होता ये है, एक फील्ड में क्लस्टर क्रिएट हो रहा होता है, एक फील्ड में ओवर क्राउड हो रहा होता है, दूसरी फील्ड में किसी ने करियर काउंसलिंग नहीं की होती, वो इग्नोर होती है। एक फील्ड की करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है और वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा ये भी है ना, साथ साथ आपका जिस तरह बच्चे को आप स्कूल में आप एडमिशन करवाते हैं तभी से टीचर्स को भी अपना थोड़ा सा जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, ताकि वो कैरियर काउंसलिंग बच्चों के साथ साथ होती रहे। तो वो एक टाइम पर आकर बच्चे जो है उनका माइंड सेट हो जाता है कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है, वरना तो यूनिवर्सिटी में भी जाकर जो है आपको आइडिया नहीं हो रहा था कि अपने किस साइड पे जाना है, कौन सी जो है आप राह इख्तियार करेंगे जिस पर आप कामयाब हो सकते हैं। तो शॉर्टकट जो है लोग बड़ा फौरन से शॉर्टकट का भी एक रास्ता है लोगों ने ढूंढ लिया है ना, कि फौरन से आप जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, फौरन से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए और फौरन से आप कोई काम कर लें, कामयाब हो जाए आप। इसमें ना हर सिनेरियो में, इस तरह के सिनेरियो में हर चीज़ को रोल प्ले करना पड़ता है। बचपन में आपके पेरेंट्स को भी रोल प्ले करना पड़ता है, आपके टीचर्स को भी प्ले करना पड़ता है। जब आप ग्रो कर जाते हैं, आप सेंसिबल हो जाते हैं, फिर आपको अपने आप में भी इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं बेसिकली मैट्रिक जो थी मेरी, पहले प्लान ये था कि मैंने डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो घर वालों का ये प्लान था, मेरा भी चलेंगे यही प्लान था। तो बायोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि लीवर के अफ़ाल लिखें, उर्दू मीडियम से मेरा। तो लीवर मैंने लीवर स्पेल करने में और प्रोनाउंस करने में सेम होता है, तो मैंने वो लीवर मैकेनिकल वाला लिख दिया था कि ये हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि लीवर जो वो तो जिगर की बात हो रही थी, तो मैंने वो लिख दिया था। बायोलॉजी के पेपर में मैंने फिजिक्स का आंसर दे दिया हुआ था कि मैंने जिगर के अफ़ाल ये लिख दिए थे, ये हैवी चीज़ों को उठाने में काम होता है, काम करता है और ये है ना मैकेनिकल एडवांटेज देता है। तो जब पेपर चेक कर आया और टीचर ने मुझे डांटा कि ये भाई ये फिजिक्स का पेपर नहीं था, ये बायोलॉजी का पेपर था, आपने क्या लिखा है? ये आपने क्या लिख दिया? दैट आई रियलाइज्ड एंड आई डिसाइडेड कि मेरी इंटरेस्ट जो है ना घूम फिर कर एक ही जगह आ रही है और मुझे इन फ्यूचर डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इन फ्यूचर इंजीनियर बनना है। तो बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो ये 2013 की बात है, आज 2022 हो गए। तो आपको खुद भी कभी न कभी कुछ एक्सपीरियंसेस और आपकी अपनी रियलाइजेशन आपको हेल्प कर जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अली रज़ा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा आप सब लोगों से यही है, जब तक आपको खुद अपने आप में विल पावर नहीं होगी अपने आप को इम्प्रूव करने की, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये की जानी चाहिए कि आप अपने आप को बार बार एवेल्युएट करें, अपने आप को रीथिंक करें और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को रीथिंक करें और देखें आपका कहाँ होना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर बशीर, जो कि शुगर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी नादिर मजहर, जो कि जनूबी पंजाब की खूबसूरत आवाज़ है, सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। नादिर सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज जैसे नाज़रीन को पता चल गया होगा, शुगर स्पेशलिस्ट हैं, तो हम शुगर के हवाले से आज इनसे बात करेंगे कि किस तरह शुगर से बचा जा सकता है, क्या एहतियाती तदबीर होने चाहिए, और सबसे जो आजकल हम मेन चीज़ देख रहे हैं कि शुगर की रीजंस पीछे क्या है, ये आज वजूहात इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपसे जान लेते हैं ना कि डायबिटीज़ के हवाले से ये है क्या जी, और इसकी कितनी टाइप्स हैं जी। अच्छा, जो हमारा जो जिस्म का मैकेनिज्म है ना, उसमें यह है कि हम खुराक लेते हैं और वो खुराक हमारे जिस्म में सेल्स में जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और फंक्शनिंग में आसानी होती है। अब जब हम जो भी डाइट लेंगे वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होगी, और उस ग्लूकोज को कैरियर के थ्रू हम बॉडी के अंदर तब्दील करते हैं। उसके लिए इंसुलिन यूज होता है। तो इंसुलिन का ना होना बिल्कुल, यानी कि ख़त्म हो जाना जिस्म के अंदर, उस किस्म की डायबिटीज़ को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी एक किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन होती है, लेकिन या वो नाकाफ़ी होती है या उसकी अंदर हमारे जिस्म में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सेल्स के पास पूरा पहुँच नहीं पाती। तो नतीजतन ये होता है कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में रह जाता है, जो कि हम जब मेजर करते हैं तो वो ज़्यादा आता है। उसकी वजह से फिर हमें नुकसानात होते हैं, और बॉडी को ग्लूकोज ना मिलने की वजह से फटीग और जो है ना बाकी जो डायबिटीज़ के फीचर्स हैं वो सारे फिर काउंटर होते हैं। अच्छा, वैसे समझा जाता है कि जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी अगर कंट्रोल ना हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो कंट्रोल के अंदर है तो इतनी खतरनाक नहीं है। यानी कि अगर हम उसका कोई भी, यानी कि जितनी भी क्रोनिक एलिमेंट्स हैं वो जब तक कंट्रोल में है तो ठीक है, जैसे ही उनके ऊपर कंट्रोल हम नहीं लाते हैं तो वो फिर बड़ी, यानी कि उसके नुकसानात होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ का मेन जो वो है वो हमारी खुराक के साथ लेना देना है। तो वो हम क्योंकि बड़े खुश खुराक हैं पाकिस्तानी, या फिर अनअवेयरनेस है डाइट, हेल्दी डाइट के बारे में, तो वो उस वजह से हम इस वजह से कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। अच्छा, आप क्या जितना आजकल हम देखते हैं, पहले तो हम कहते थे जो जवान हैं उनमें शुगर ज़्यादा होती है, या बूढ़े हो गए हैं थोड़े, अब तो बच्चों में भी जो है शुगर वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी शुगर है जी। जिस तरह मैंने अर्ज की कि दो तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है जहाँ इंसुलिन नहीं है, दूसरी है टाइप 2 है जहाँ इंसुलिन है तो नाकाफ़ी है। जो टाइप 1 है वो 30 साल से नीचे के इंडिविजुअल्स के अंदर है, जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर कोई भी हो सकता है 30 साल का। ठीक है, तो वो टाइप 1 के ज़मने में आते हैं। तो इसमें और 30 इयर्स के बाद जो डायबिटीज़ की फॉर्म्स ज़्यादा कॉमन है वो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि जिसमें इंसुलिन हो जाती है। तो इसमें हर एज का बंदा वो है। हमारे पास पेशेंट्स हैं जो एक दिन से लेकर 70-80 साल तक के हर एज के अंदर, बिल्कुल हर एज ग्रुप आता है। क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है अब शुगर के हवाले से? पाकिस्तान में जो 2019 के अंदर इन्होंने एक वो की थी, उसमें जो प्रीवेलेंस थी वो 17.9 थी, यानी कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ बंदे बनते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो स्टेटमेंट है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी कि इसमें मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो अनडायग्नोस्ड है या डायग्नोस्ड है, तो जिसका हमें उस डेटा में आ नहीं सकी। तो हमारा जो असेसमेंट है वो 3.5 करोड़ के करीब की है। आप खुद देखें, आप एक कॉमन सेंस में बताता हूँ आपको, आप जिससे भी मिलती होंगी हर दूसरे बंदे को या तीसरे बंदे को डायबिटीज़ का मसला है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नाजिर से भी जानते हैं। नाजिर, कितना अरसा हो गया सिंगिंग करते हुए? तो आपके बारे में जानते हैं ना? जी बिल्कुल जी। बेसिकली तो मेरा कोई बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक ताल्लुक नहीं था, तो वैसे यूनिवर्सिटी में तो शौक था, नया नया आया यूनिवर्सिटी में, 2017 की बात है, BZU में। तो वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ थी म्यूज़िक की, ड्रामा की। तो म्यूज़िक मुझे शुरू से अट्रैक्ट करता था, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया म्यूज़िक में ही। तो साथ साथ स्टडीज़ भी चलती रही, मास कम्युनिकेशन, तो साथ साथ म्यूज़िक भी सीखता रहा। तो मुझे 3-4 साल फिर हो गए हैं मैं म्यूज़िक को कर रहा हूँ। एक बाकायदा फिर कोचिंग ले ली किसी सर से। जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब रास्ते पर निकलता है तो रास्ते बनते ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर एक अच्छे उस्ताद मिल गया म्यूज़िक के, फिर कुछ सीनियर्स मिल गया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने गाइड किया, तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा मेरा। सही है। तो आपको मतलब शौक था कि मैंने सिंगिंग की तरफ जी बिल्कुल जाना है? बिल्कुल। अच्छा, घर वालों की तरफ से भी परमिशन मिल गई थी कि हाँ पढ़ाई करने गए हो या फिर म्यूजिक
हाँ, ये देखें ये इशूज़ क्योंकि हम जिस फैमिली से हैं हमारे साथ काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतनी फीसेस भर के भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी पहली प्रायोरिटीज होती है कि बच्चा जो है अपनी वो पढ़े एजुकेशन पढ़े। अच्छा, पेरेंट्स क्या होता है कि डॉक्टर बने, सबसे पहले तो ये आता बिल्कुल, है ये तो जो हमारे डॉक्टर बने या फिर लॉयर बन जाए, लॉयर बन इंजीनियर बन जाए। तो ये एक 3 पेशे हैं जिन पे बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो है ना फोकस कर रहे बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं। तो बिल्कुल मेरे भी पेरेंट्स उसी माइंडसेट के थे, उन्होंने कहा था हाँ। कि कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। लेकिन बस चोरी छुपे करता रहा। जब उन्हें पता चला कि बच्चा जो है म्यूजिक कर भी रहा है, टैलेंट भी है, टैलेंट भी है, तो हाँ। शोज वगैरह मिलना शुरू हो गए मुझे। तो बस फिर उन्होंने कहा ठीक है आप करें। फिर जब पैसा घर ला रहे होते हैं तो फिर माँ बाप को अच्छा लगता है तो उन्होंने फिर रोका नहीं। अच्छा, तो ये बताएं भी कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है जिससे आप इंस्पायर हुए और आपने भी कहा कि मुझे भी गाना चाहिए? बेसिकली मेरा फेवरेट तो कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस फील्ड में आपको काफ़ी लोग होते हैं जिनको आप मतलब सीखते हो। हर इंसान क्योंकि यूनिक है, हर बंदा, हर इंसान का अपना एक टैलेंट है, ये एक खास जनरे में गा होता है। तो म्यूजिक ऐसी फील्ड में, इसमें आपने किसी को कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली मैंने जहाँ स्टार्ट लिया, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता था बचपन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर साहिल बग्गा साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के बड़े सिंगर हैं, मलकू हैं, इस तरह जितने भी सिंगर हैं, तमाम आर्टिस्ट जो हैं रिस्पेक्टेड हैं। तो खुद मैंने अपना मतलब कि डिस्कवर किया कि मेरा अपना क्या होना चाहिए। तो अब उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अपना एक रिसेंट सॉन्ग लॉन्च करना है मैंने, अपना अच्छा। प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द वो इंशाल्लाह ऑन ईयर करूँगा उसको। तो क्या प्लान है, म्यूजिक को ही आगे लेके चलना है? देखें, इसको कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि फिलहाल आप म्यूजिक को यहीं रोक दें प्रोफेशनली, क्योंकि बेसिकली ताल्लुक है हमारा रियल एस्टेट से। मेरे ब्रदर और फादर जो हैं, तो डीएचए में हमारा अपना बिजनेस है, तो बिजनेस भी चल रहा है, साथ साथ वो भी कर रहे हैं। इसको मैं प्रोफेशनली करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, छोड़ता नहीं इसको, छोड़ता नहीं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको म्यूजिक वैसे पसंद है? हाँ जी, म्यूजिक हर किसी को पसंद है। वैसे होता है ना, डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी बिजी होती है, तो मोस्टली मैंने डॉक्टर से जब भी क्वेश्चन करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवलिंग के दौरान जो है ना। अच्छा, ट्रैवलिंग के दौरान Spotify में मेरी लिस्ट है अपनी, तो ट्रैवलिंग के दौरान मैं जरूर सुनता हूँ। सही। आपको वैसे कभी इत्तेफाक हुआ ऐसे गाने छाने का या नहीं? कभी नहीं। सही। आपको शुरू से ही बचपन से शौक है डॉक्टर बनने का? आप डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूजिक यानी कि सुनते भी हैं, गा भी लेते हैं, ऐसा नहीं गाते कि किसी को सुना सके। अच्छा, चले इस पे नहीं है, चले आपसे नहीं सुनते, कहीं आप परेशान हो कि कहीं मुझसे फरमाइश ही ना कर दे। लेकिन कुछ लोगों में सेंस बहुत तेज होते हैं म्यूजिक जज करने हाँ, में, मैंने ये देखा है कि अच्छा, जो अच्छा नहीं गा सकते, कुछ लोग लिसनर बड़े अच्छे होते हैं। आई एम वन ऑफ दोज वेरी क्रिटिकल। हाँ, तो मतलब वो आपको ना सुनने में बड़ा आपको होता है कि अच्छा यार ये चीज इसकी यहाँ पे कमी है, इस तरह होना चाहिए था। वो बाद लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, यार इसको खुद तो गाना आता नहीं, तो ये किस तरह जज कर सकता है कि ये चीज सेंस होती है हर इंसान में। लेकिन होता है ये, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने वाले को शायद अच्छी नहीं लग रही थी, गाने वाला समझ रहा था कि मैं बहुत बेहतरीन गा रहा हूँ, बहुत अच्छा गा रहा हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह डायबिटीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको जो है डायबिटीज होगी? जो मेन सिम्टम्स हमारे पास जो इसमें टाइप 1 में है, वो आता है मेजॉरिटी लोग वेट लॉस के साथ आते हैं। यानी कि या बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा होता, हाँ। या जो बड़े हैं उनका अचानक वजन गिरना शुरू हो जाता है, तो वो वजन 8-8 किलो 10-10 किलो कम हो जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं टाइप 1 वाले। टाइप 2 में जो सिम्टम होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो वो जो काम करता है वो हाइपरऑस्मोलर इफेक्ट्स करता है, जिसकी वजह से लोगों में प्यास की शिद्दत और पेशाब का ज्यादा आना होता है। ये दो चीजें बहुत कॉमन है, यानी कि मेजॉरिटी, हाँ जी, बहुत ज्यादा उन्हें प्यास लग रही होती है, बार बार पानी पी रहे होते हैं, और उसकी वजह से फिर उन्हें बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा होता है। फिर थकावट का भी एक बहुत ज्यादा आंसर होता है कि वो बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं, उनके जिस्म में बड़े दर्द सी महसूस रहता है, और फिर जब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कराते हैं तो वो फिर ज्यादा आता है। सही, ये सिम्टम्स हैं जो, हाँ, यानी कि जो मेन कार्डिनल, वैसे तो यानी कि एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है कि आपको मुख्तलिफ तरह के, यानी कि जैसे जैसे प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होती जाती है, आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी और सिम्टम्स का जो आना है वो डिफरेंट होता जाता है। लेकिन जो मेन फीचर है वो यही है, जिससे यानी कि हम डायबिटीज का सोच सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, हम बहुत ज्यादा पेशाब कर रहे हैं, या हमारा वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है अर्ली एज में, यंगस्टर के अंदर, तो डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वैसे भी आम रूटीन में अपने बंदे को अपना चेकअप करवाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि आप 6 महीने के बाद या आप साल के बाद जो है लाजमी अपना चेकअप आप करवा लें कि आप ठीक ठाक हैं। बिल्कुल, यानी कि आप क्या समझते हैं कि शुगर का वैसे कितना टाइम बाद जो है वो आपको चेक करवा लेने चाहिए अपना? यानी कि ये जस्ट सिर्फ शुगर पे वो नहीं है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी और भी बीमारियां हैं जो जिनकी बहुत ज्यादा यानी कि ढकी छुपी हैं, जिनका पता नहीं लगता, जो सिम्टोमेटिक नहीं है। हेपेटाइटिस सी जिसपे बहुत कॉमन है, और लोगों को वो उस वक्त डिटेक्ट होती है जब कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है।
तो इसलिए मेरा ख्याल है साल में या 6 महीने में, जिस तरह आप कह रही हैं, हमें एक पूरा अपना बॉडी का यानी कि चेकअप कराना चाहिए, जिसमें वायरल मार्कर जरूर शामिल हो। हाँ। ठीक है, डायबिटीज का भी हो, सीबीसी भी करा लें, तो वो कराते रहना चाहिए। डायबिटीज जो है ना अचानक आती है, ठीक है, जब इसका हाँ। आपको अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जहां वजन बहुत ज्यादा है, वहां डायबिटीज से पहले वाली एक हालत रहती है, प्री डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज के पहले का वो उन्हें पता लग जाए तो फिर वो डाइट कंट्रोल और उसके ऊपर चले जाए उसी वक्त से, वो बेहतर हो सकता है। सही। किस तरह की वैसे खुराक खानी चाहिए अब, मतलब अगर आपने शुगर से बचना है तो? देखिए, शुगर से बचने के लिए जो मेन चीज है वो है हर तरह की खुराक की ज्यादती से बचा जाए। हमने यानी कि एक स्टिग्मा बना दिया है कि हम सिर्फ जो है ना शुगर खाएंगे या कुछ मीठा खाएंगे तो हमारी डायबिटीज ज्यादा होगी, जो कि बिल्कुल अपनी तरह पे रॉन्ग है। किसी भी चीज की ज्यादती, यानी कि वो आपकी रोटी की जाती हो सकती है, वो आपके चावलों की जाती हो सकती है, वो आपकी किसी भी डाइट की जाती है, फ्रूट्स की जाती हो सकती है। तो एक्सेस के अंदर जो भी चीज आप लेंगे वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ग्लूकोज का बर्डन ज्यादा होगा और आपकी अगर इंसुलिन कम पड़ी हुई है तो वो दोनों मैच नहीं करेंगे। ठीक तो है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, रुबीना है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, वो मेरे बेटे को शुगर है, वो मालूम है। अच्छा, वही बात करनी है कि उसका ना शुगर कंट्रोल नहीं रहता, अगर हो सके तो आप बता दें। शुगर डॉक्टर साहब, उम्र कितनी है इनके बेटे की? उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र 21 से 22 साल है उसकी उम्र। जी, जो जिस उम्र में आपके बच्चे को शुगर हुई है उसमें मोर लाइकली है कि उसको पहली किस्म की टाइप 1 डायबिटीज हो, और जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि क्योंकि हमारे मुल्क में पैसों के लिहाज से हमें मसाइल रहते हैं, तो हम लोग वो इंसुलिन लगाते हैं जो 2 टाइम लगती है, और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों वाली इंसुलिन होती है, वो नाकाफी है आपके। जी, मेरे बेटे को 3 टाइम की इंसुलिन लगती है, और हो सके तो आप इंसुलिन हमें दे दें, महंगी हम ले सकते इंसुलिन। जी, ये वही मैं यही बात अर्ज करने लगा हूँ कि मसला सबसे ज्यादा यही लाहक होता है लोगों को कि इंसुलिन की अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है। जो हमें सरकारी अस्पतालों से इंसुलिन मिलती है वो बहुत पुराने ज़माने की इंसुलिन है, और उसका टाइप 1 के मरीज के अंदर अमल जो है ना बड़ा कम है, कंट्रोल उसके अंदर। तो ऐसा किया जा सकता है कि आप वो साथ लेती रहें, लेकिन उसके अंदर एक एड ऑन इंसुलिन आपको कर सकते हैं। अब यहाँ आप ऐसा करें कि मैं मेडिकेयर अस्पताल में 5 से 9 में बैठता हूँ शाम में, आप उधर आके मुझे एक दफ़ा दिखा दें, तो वो फिर उसमें देखूंगा मैं आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन तो यानी कि ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से आती हैं। ठीक है, तो वो कुछ डोनर्स हैं यानी कि जिनकी आप जिन्हें मैं कह के कोई हेल्प करा के कुछ अरेंज कर सकूंगा, लेकिन उसमें वो ये है कि आप दोनों यानी डोनर्स और आप दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा वो अरेंज करने के। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, डायबिटीज पे तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ साथ जो है हम एक अच्छा सा सॉन्ग ताकि हम जो है उसको भी इंजॉय करें। हाँ, कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं वैसे? जी, खूबसूरत सा कलाम है, यार डाडी इश्क आतिश, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी जरूर। ऐसे लाइव सिंगिंग करने का अपना ही मजा आता है, क्या ख्याल है? बिल्कुल जैसे है जी, क्योंकि वो म्यूजिक बैंड पीछे सारा चल रहा होता है सारा, तो उसमें काफी चीजें जबरदस्त जा रही होती हैं। अच्छा, कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करते हो? जी बिल्कुल, मैं पेड कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों का? अच्छा रिस्पांस मिलता है बिल्कुल जी। मैं बेसिकली पंजाबी भंगड़ा और पॉप सॉन्ग गाता हूँ, क्योंकि आजकल जनरेशन जो सुनना चाहती है, तो जहाँ भी जाता हूँ तो ऑडियंस एंगेज हो जाती है, और सोशल मीडिया पे वायरल किया होता है सबने। बस ये मैं आजकल तो वैसे सोशल मीडिया पे, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात करी थी कि हमारी बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो उसके आपको फायदे भी बहुत सारे हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं। आज तो ये जो मीडिया में, मैं नो डाउट इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अपने जो टैलेंट है, कुछ भी है, सिंगिंग है, आपकी डिबेट्स कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपना जो है इजहार कर सकते हैं और अपना टैलेंट। तो लोगों को बड़ा चांस मिला कि बहुत सारे लोग क्लिक भी हुए इससे, जो समझते थे कि हमें अभी टाइम लगेगा, हम अप्रोच कर पाएंगे, उस जगह पर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, हमारा टैलेंट कोई सुनेगा भी या नहीं, तो वो एकदम इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे लोगों का जो टैलेंट है वो सामने भी आया। बिल्कुल ऐसे। आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब गाना?
देखिए मैं वो अभी सोच रहा था कि ये जुम्मन खान गा रहे हैं या अली जफर गा रहे हैं। सही। तो इट वाज नाइस, यानी कि ये सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग यानी कि डिपिक्ट करती है कि आप किस नेचर से हैं। ठीक है, वही ना, हम यहाँ देखते हैं सिंगिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो कहते हैं जी हम हमारे हमसाया मुल्क में हम समझते हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, यहाँ से जो है लोग वहाँ इंडियंस यानी कि इस बात में टोटली एग्रीड है कि सिंगिंग टैलेंट पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला, ऐसे ही है। एक कॉलर भी है हमारे साथ, मोहम्मद सईद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी दीदी जी, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र 56 साल है और मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा ठीक है। क्या मेरे जिसम में खारिश रहती है और वो खारिश शुगर की वजह है या कोई अदर प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी, ये खारिश आपको कब से है? आप क्या ले रहे हैं, दवाई क्या ले रहे हैं? ये सर दवाई ले रहा हूँ। एक तो मैंने एक फिजिशियन से दवाई ली थी आपको अक्सर देख कर, वो नहीं गोली ले रहे हैं कि इंसुलिन ले रहे हैं? मेरा सवाल ये है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ 20 MG के। जी जी, यानी कि आप गोली ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आराम नहीं हुआ कि मैंने 1 महीना इस्तेमाल की, अब मैं खा रहा हूँ मुसफ़ीन जी। देखिए इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर जो है ना डायबिटीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो उनमें डर्माटाइटिस हो जाता है, तो वो डायबिटीज़ से रिलेटेड डर्माटाइटिस होता है। लेकिन वो दूसरी बीमारी होती है जो डायबिटीज़ की ज़्यादती की वजह से या पुअर कंट्रोल की वजह से हो जाती है। तो आप अपनी डायबिटीज़ को, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल के अंदर है, मुकम्मल कंट्रोल है, आपका HbA1c नॉर्मल है और आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं और फिर आपको ये खारिश हो रही है, तो इसकी कोई और वजह है। अगर आपकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है तो डायबिटीज़ उसमें कंट्रीब्यूटरी है, तो फिर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपको किस तरह की खारिश है, क्या वो स्किन के ऊपर उसकी कोई यानी कि जो है ना रैश है कि नहीं है। तो ये अभी मैं इस पर यहाँ बैठ के बिल्कुल वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है तो ये खारिश आपकी बढ़ेगी। अगर आपका शुगर कंट्रोल बेहतरीन हो जाएगा तो ये खारिश खुद ब खुद सबसाइड हो जाएगी, या अगर किसी और बीमारी की वजह से भी है तो कम हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वही आ जाता है जब तक पेशेंट जो है ना थोड़ा सा भी कुछ हो ना तो वो उससे रिलेट जो ऑलरेडी वो बीमारी शुगर से हो जाके भी मुझे इस तरह की इससे रिलेटेड कोई और बीमारी तो नहीं हो गई। तो शुगर वैसे जो है ना एक ऐसी बीमारी है जिसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ठीक है, और उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपकी दीद हो गई, उसके ऊपर उसका असर है, गुर्दों के ऊपर उसका असर है। जब वो फिर दूसरा जो असल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो मामलात होते हैं वो सुनपन हो जाता है, या उनके पाँव में टांगों में मुरोड़ते हैं या आग की तरह जलन आती है। ठीक है, और जब ये लंबा अरसा चलना शुरू हो जाए, काफ़ी लंबा अरसा हो जाए, तो ये फिर वेस्कुलर डिजीज़ के साथ हो जाती है, जिसमें दिल का दौरा हो गया, फालिज हो गया, वो होते हैं। फिर जख्म मुंदमिल ना होने की जो वो है वो शुगर का एक बड़ा कार्डिनल फीचर है, जिसकी वजह से पाँव के ऊपर जब जख्म हो जाता है तो उसकी बड़ा मुश्किल होता है उसे हील करना। तो अक्सर इसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाती है, इन लोगों के पाँव कट जाता है। बिल्कुल, हमारे तो मेरी आंखों के सामने खुद हमारी नेबर थी आंटी, उनका ये इसी तरीके से हुआ था। उनका तो बिल्कुल अंगूठा ही काट दिया गया था, फिर उनका बाद में पाँव कट गया, घुटने कटने तक हमने, यानी कि अब मतलब इस तरह की, वैसे ये इस तरह की डिजीज है बाकी जो आपको बहुत अंदर ही अंदर जो है वो आपको खत्म कर देती है, मतलब अगर आप उसको कंट्रोल ना करें। यानी मैं ये इस पे बात भी करना चाहूँगा, शुगर यानी कि अगर कंट्रोल के अंदर है तो बिल्कुल ठीक बीमारी है। मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, मैं यूके से इसकी ट्रेनिंग करके आया हूँ, मैं खुद भी डायबिटिक हूँ। ठीक है, यानी मुझे खुद को भी है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ये कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल बीमारी नहीं है अगर इसका कंट्रोल है। अगर इसका कंट्रोल नहीं है तो फिर तो कोई भी बीमारी जिसका कंट्रोल नहीं हो वो बहुत ज्यादा मसाइल कर सकती है। और क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज की ज्यादती है, जब आपके उसमें आप खुद देखें कि आप एक पानी की बोल लें गिलास, उसमें बहुत सारा शक्कर डालकर उसमें कोई भी गोश्त वैसे एक बोटी रख दें कोई मुर्गी की, तो देखें उसका क्या हाल होता है। तो इसी तरीके से जब आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। तो कंट्रोलेबल डिजीज़ है,
दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज कि ये कंट्रोलेबल डिजीज है, काबिल इलाज बीमारी है, खत्म नहीं हो सकती, इलाज जारी रखना पड़ेगा। कई लोग हैं जिनको मैं इलाज करने के बाद उनकी शुगर जो बहुत अरसे से खराब होती है वो ठीक हो जाती है, बाद में डॉक्टर साहब आप तो शुगर ठीक ठीक है और बंद करने वाले दवाई, भाई यू नीड टू स्टॉप ये इट। होता है, ये मुश्किल होता है कि अच्छा थोड़ा सा आप बीमार हुए हैं उसके बाद आप ठीक हो गए, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे दी है, तो उस टाइम फौरन कहते हैं कि जी बस अब हमारी दवाइयाँ खत्म, कोर्स मुकम्मल, अब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नाज़र ये बताएं किस तरह का म्यूजिक, खुद को किस तरह का म्यूजिक पसंद है? कि मैं इस तरह के म्यूजिक, जैसे कुछ होते हैं ना जो कहते हैं जरा सैड हो, कुछ को रॉक, किसी को पॉप, इस तरीके से। बिल्कुल जी, मुझे इसमें ये कहूँगा कि मुझे कोई ऐसा दुख सुख भी नहीं है, ना कोई मैं आशिक मिजाज हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आप दिल टूटा होगा तो आप सिंगर बनते हैं। हाँ। मैं बड़े शौक से आया और शौक में मतलब कि मैं ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ कि मोटिवेशन मिले आपको। सिंगिंग करते हुए दिल टूट गया तो फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज्ड हूँ, अभी लव मैरिज की है, यूनिवर्सिटी से है जी। वाह भाई वाह, चले आपको मुबारक हो। सिंगर बना था उनसे ही शादी हुई है, तो इससे बड़ी क्या बात होती है। क्या बात है, क्या बात है, ये तो फिर आपको डबल मुबारक होगी। खैर मुबारक, अभी अक्टूबर में शादी है। आज के दौर में कहते हैं जी हमें मोहब्बत भी ना मिली। मोहब्बत भी, यूनिवर्सिटी की मोहब्बत मिल जाना बड़ी बात होती है, वरना स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। तो आपने कहा स्टोरी मैंने अधूरी नहीं छोड़ी। मैंने कहा 4 साल बस अगर जलील हुआ तो अब लेकर जाने। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने वायरल किया है बहुत ज्यादा। अच्छा, चले ये एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब, वैसे ये एक अच्छा है ना, लकी है। लकी है। और मजे की बात है कि डिपार्टमेंट भी साथ साथ है, उनका इंग्लिश डिपार्टमेंट है। अच्छा, एमफिल कर रही है इंग्लिश में। क्या बात है आपकी, वैसे आप बहुत लकी हैं। फिर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बोल रहा हूँ फातक मलिक जी, क्या कहना? शुगर जी चल रहा है, शुगर तकरीबन 15 साल से जी, और 200 तक 220 तक पहुंच जाते हैं, और सिकाग्लोमेट 1500 1050 का तो टाइम का, एक टाइम का। और शुगर ये मैं पूछना था कि इंसुलिन अच्छा है कि नहीं जी? लोग कहते कि इंसुलिन अच्छे नहीं होते, तो मैं इस्तेमाल नहीं करता। 15 साल से मेरा शुगर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसुलिन बुरा है। आप जो बता रहे हैं कोई इतनी ज्यादा शुगर नहीं है, और गोली भी आप सिर्फ एक खा रहे हैं 50/1000 वाली सीटामेट। आप ऐसा करें कि एक 50/500 वाली भी शुरू कर दें, 2 टाइम कर दें, एक नाश्ते से पहले बाद में और एक रात के खाने के बाद में। ये 2 शुरू करें और फिर अपनी शुगर मॉनिटर करें। अगर फिर भी ज्यादा आ रही तो 1100 भी खा लेता हूँ कभी कभी। नहीं, 1100 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 वाली 2 होनी चाहिए, यानी कि जो मेटफॉर्मिन खाते हैं ना आप, वो जो 1000 मिलीग्राम है वो मेटफॉर्मिन है, ठीक है? वो आपको सुबह शाम लेनी पड़ेगी। 2 टाइम कर दें उसको, तो 2 टाइम कर दें तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। देखें शुगर पूछना था कि इंसुलिन अच्छा होता है कि टेबलेट वगैरह? जी, देखिए शुगर जो है ना वक्त के साथ साथ इसमें खराबी, यानी कि आपके जो वो खुलिये हैं, लबलबा है जो इंसुलिन पैदा कर रहा है, वक्त के साथ साथ वो इंसुलिन पैदा करने की उसकी जो तादाद में इंसुलिन पैदा करनी है आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट के लिए, वो कम हो जाती है। वो जब कम हो जाती है तो फिर हमें उसमें इंसुलिन लानी पड़ती है। जिस तरह आपकी मुद्दत बहुत ज्यादा है, 15 साल है, ठीक है, लेकिन अभी भी इतनी बुरी नहीं है आपकी शुगर। एक बता रहा हूँ जी, तकरीबन 48 साल होगा मेरा। जी, मैं चाहूंगा कि आप ना अभी 2 गोलियां कर दें। 2 गोलियां करने के बाद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता तो 1 टाइम वाला इंसुलिन शुरू कर दें। ठीक है जी, 2 टाइम। कौन सा जी? ग्लार्जीन में, यानी कि लेंटस है, टोजो है, राइजोडेग है, कोई भी 1 टाइम वाला शुरू कर दें आप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जैसे क्योंकि वैसे ही आपने बात की थी कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। हाँ जी, बहुत। प्रॉब्लम ये है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको, वो मुझसे मिलेंगे, मैं उन्हें एक मशवरा दूंगा, वो आपसे मिलेंगे अगर आप डायबिटिक हैं, आप एक मशवरा देंगे, उनसे मिलेंगे वो एक मशवरा देंगे, तो वो कंफ्यूज रहते हैं साहब। यानी कि मेरी अगर शुगर गोली के ऊपर कंट्रोल है, आप इंसुलिन ले रही हैं, आप मेरे पास तुम इंसुलिन क्यों ले रहे हो? भाई गोली खाओ, मैं ठीक हूँ। इस तरह वो गोली वाला जब इंसुलिन के पास जाएगा वो कहेगा मेरी इंसुलिन से ठीक है तो तुम गोली खाओ। ऐसा नहीं है, ये हर बंदे के लिहाज से ट्रीटमेंट है। जिसको गोली की जरूरत है वो गोली खाए, जिसको इंसुलिन की जरूरत है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको गोली खानी है,
किसको इंसुलिन खानी है, और उसकी वो शुगर लेवल्स डिसाइड करेंगे बेसिकली कि कहाँ आपने क्या इंटरवीन करना है। अच्छा ये बताएं, घर में भी बेगम को भी गाने सुनाते हैं, सुनती है वो या वो खुद मतलब कि बेसिकली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ तक लाने वाली वही है मुझे। अच्छा। तो क्योंकि फैमिली ने मुझे कहा कि आपको कोई रिश्ता नहीं देगा, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनकी आपको सबसे पहले तो यही टेंशन है रिश्ता तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, अल्लाह ने जोड़ा बनाया तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद वो डिबेट्स करती हैं माशाल्लाह। अच्छा। मुल्तान की अच्छी डिबेट से ताल्लुक उनका, लाइबा जवेद नाम है उनका जी। तो काफी वो मतलब सपोर्ट भी करती हैं। आज भी शाम को इवेंट है तो हम साथ में ही जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरी सपोर्ट और सारी मोटिवेशन सारी कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो वो आपकी बेगम का हाथ है। बिल्कुल जी ऐसे चले ये अच्छी बात है। तो ये ऐसा होता है अभी शादी को कितना अर्सा हुआ है वैसे? अभी मतलब कि निकाह हुआ, रुस्ते अच्छा, निकाह हुआ है, निकाह हुआ, रुस्ते भी है। फिर नाराजगी वगैरह हो जाती है, मनाते होंगे गाना गाकर या ऐसे ही मना लेते हैं? वो नाराज होती नहीं, अंडरस्टैंडिंग इतनी है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर बहुत अच्छी बात है। ये 4 साल से पहले कुलीग्स भी रहे अच्छे, मीडिया में भी साथ में काम किया है, यूनिवर्सिटी में भी वो भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं डिबेट्स की, तो मैं सिंगिंग का था, तो मतलब कि काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। बिल्कुल। अच्छा हमेशा ये होता है ना कि हम लोग की जो कपल होते हैं ना, वो ये उसमें एक बात होती है, एक मोहब्बत तो आपकी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर वो कहते हैं सोने पे सुहागा, फिर तो आपका कपल जो है वो एक कामयाब जिंदगी आप गुजार सकते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कलसुम देवी बात कर रही हूँ जी। तो मुझे शुगर है, मैं इंसुलिन भी लगाती हूँ सुबह शाम, और मेरी शुगर कंट्रोल नहीं की गई, इसलिए मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ इसका मसला कोई। ठीक है जी डॉक्टर। आपका वो 3 महीने वाला टेस्ट कितना आया, क्या उसमें लेवल्स है आपके HbA1c? उसमें आया है कितनी भी बढ़ी हुई है, और भी शुगर भी उन्होंने क्या 3 महीनों से जो है ना। चलिए है 10 है 11 है? मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। अच्छा चले आप ऐसा करें ना कि ये जो शुगर की आपकी मॉनिटरिंग है वो करें, यानी कि निहार मुंह वाली और खाने के 2 घंटे बाद वाली, उसमें देखें कि आपके लेवल्स कहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आपकी नाश्ते से पहले वाली शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं या खाने के बाद वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं? अगर आपके खाने के बाद वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप अपने खाने को थोड़ा सा मिनिमाइज करें, स्प्रेड कर दें उसे, यानी कि बजाय इसके कि सिर्फ 3 टाइम का खाना है आप उसको 5 टाइम में कन्वर्ट कर दें। पहला तो आप यानी कि डाइटरी इंटरवेंशन है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2-2 यूनिट करके अपनी इंसुलिन जिस टाइम में ज्यादा आ रही है, अगर दिन को ज्यादा आ रही है या नाश्ते से पहले वाली ज्यादा आ रही है, अगर दिन को ज्यादा आ रही है तो सुबह वाली इंसुलिन 2-2 यूनिट करके बढ़ाना शुरू करें, 3-3 दिन बाद 2 यूनिट बढ़ाएं, या अगर नाश्ते से पहले वाली आ रही है तो रात वाली इंसुलिन 2-2 यूनिट करके हर 3 दिन बाद बढ़ाना शुरू करें। और साथ में गोली भी लें, जो शुगर की गोलियां होती हैं वो भी नहीं छोड़नी, वो भी साथ खानी है। फिर देखें अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप जहां से बात करें, अगर वहां कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसको जाके दिखा दें, तो हो सकता है फिर आपकी इंसुलिन तब्दील करनी पड़े, या हो सकता है आप पहले ही बहुत कम इंसुलिन ले रही हो जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं आ रहा। ये सारी चीजें मिला के कंट्रोल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक आप मेरे ख्याल में चीज़ों को या उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा एक तो शुगर की जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनकी शुगर के हवाले से भी जानेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन ब्रेक जो है हमने ज़रूरी है, आपको पता है कि ब्रेक भी लेनी होती है, तो ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको अगर शुगर हो तो वो किस तरह कंट्रोल करें? ये बहुत अहम बात है। अच्छा, जो प्रेगनेंसी में है वो 2 तरह की डायबिटीज़ आती है। एक वो खवातीन जिनको पहले डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट हो रही है, और एक वो ग्रुप होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग हमल सिर्फ यानी कि उनको शुगर हो जाती है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, जो डायबिटीज़ है हमल के दौरान हम टैबलेट फॉर्म के साथ कंट्रोल करने की पाकिस्तान में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की हमारी डाइट है उसके वो कंट्रोल नहीं हासिल हो सकता। तो इंसुलिन इज द वे फॉरवर्ड, यानी कि जो हामला खवातीन हैं और वो डायबिटिक हैं, चाहे वो हमल से पहले टैबलेट ले रही थी मुख्तलिफ तरह की या इंसुलिन ले रही थी, लॉन्ग टर्म वाली इंसुलिन ले रही थी, उनको शुगर जैसे ही हो, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या नॉर्मल डायबिटीज़ हो, तो उनको कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए।
क्योंकि वहाँ इंसुलिन का टाइमिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती है। हो सकता है 5 टाइम की इंसुलिन लगे, हो सकता है 4 टाइम की इंसुलिन लगे। वो कंट्रोल बहुत लाजिम है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चे का वजन और सर का साइज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से मिसकैरेज होने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से माँ की सेहत को बहुत ज्यादा खतरात लाक हो सकते हैं। इसलिए जहाँ हमल आ जाए वहाँ आपको स्पेशलिस्ट के पास लाजिम जाना चाहिए, जो हमारे यानी कि वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं यानी कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी इसको एड्रेस करने में नाकाम हो जाते हैं कई दफा। तो आपको डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि ही नोज बेटर कि कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में अलाउ है, कौन सी इंसुलिन प्रेगनेंसी में अलाउ है। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल। यानी कि ये मैं जिनको देखता हूँ हमल के दौरान, तो मैं उनकी डेली इंसुलिन लेवल, शुगर लेवल्स जो है ना, वो मुझे सेंड करते हैं उसमें व्हाट्सएप पे, और मैं उनको डेली रिव्यू करता हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग और वेरी रिस्की फॉर पेशेंट। अच्छा, तो ये मौरूसी भी होती हैं, मतलब अगर माँ को है तो फिर आगे बच्चे को भी हो सकती है? जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें यानी कि मौरूसी अंसर है बड़ा, यानी कि उसमें यानी कि आपकी फैमिली के साथ वो आता है। इसी तरीके से कुछ हद तक टाइप 1 के अंदर भी। फिर डायबिटीज की एक और फॉर्म है जिसको हम MODY बोलते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग। यानी कि ये जरा थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है कि एक डिफरेंट वो फैमिली के अंदर रन करती है। यानी कि आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा लोगों को डायबिटीज होती है, पूरा खानदान भरा पड़ा होता है, 10-10, 15-15 बंदे डायबिटीज। हमारे पास ऐसे खानदान है जो 15-15 बंदे हैं डायबिटिक है। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली जी। तो वो उनमें वो मरूसी तौर पर चलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें मरूसी आंसर है बड़ा। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि मुझे शुगर है तकरीबन। जी बोलें। जी, मुझे शुगर है तकरीबन 15 साल से जी। अच्छा। तो मेरे पाँव के ना पाँव सुन हो जाते हैं जी, इनके लिए कोई अच्छी टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह बता दें। इसका पहला हल जो है ना जनाब, ये होगा कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। आपकी शुगर मुकम्मल तौर पर ऑप्टिमाइज हो जाए। जब शुगर आपकी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ जाएगी तो ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। इसी असना में आप प्री गैबलिन ग्रुप के अंदर ना कोई भी एक गोली 25, 50, 100 मिलीग्राम में मिलती है, आप वो 25 मिलीग्राम में एक गोली शुरू कर दें, हफ्ते बाद उसे 50 कर दें, फिर हफ्ते बाद उसे 50 सुबह शाम कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता उसे यानी कि 100 मिलीग्राम तक ले जाएं आप। ठीक है, यानी दिन में 50 वाली 3 टाइम कर दें या 100 मिलीग्राम एक टाइम कर दें, वो शुरू करें। लेकिन इसका असल कंट्रोल यही होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आपको गोलियों का कोई असर नहीं होगा। जी, मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वैसे आपकी जो नॉर्मल शुगर है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो नाश्ते से पहले वाली आपकी शुगर लेवल्स है वो 120 से नीचे आनी चाहिए। 120 से नीचे हो जी। और जो खाने के 2 घंटे के बाद है आपकी मेन मील, यानी नाश्ता दोपहर का और रात का, वो 180 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। प्रेगनेंसी में ये मुख्तलिफ है। अच्छा। प्रेगनेंसी में जो आपकी नाश्ते से पहले वाली है वो 100 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। और खाने के 2 घंटे बाद वाली 120 से नीचे होनी चाहिए। तो देखें आप प्रेगनेंसी की कितनी यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, कहाँ 180 कहाँ 120। अच्छा, एक तो जैसे मतलब जैसे अपने 180 अगर 181 पे भी गई या 2 पे भी आप क्रॉस होते हैं तो देन आपको मतलब शुगर। देखिए, आप अगर यानी कि आप चेक करते हैं आपकी ब्लड शुगर लेवल्स 200 आती हैं। हाँ। और आप सिम्टोमेटिक भी हैं, यानी आपको प्यास भी लग रही है, आपको पेशाब भी बहुत ज्यादा आ रहा है, या आप अगर यंग हैं तो आपका वजन कम हो रहा है। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सुनपन जिन्हें कह रहे हैं सुनपन है, या पाँव से आग, यानी आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं और ये लेवल्स आ रहे हैं, फिर आप उसको फर्दर प्रोसीड करें अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है। एक होता है ना जब कि शुगर हाई हो तो देन आपको नुकसान होते हैं, शुगर अगर डाउन हो तब क्या नुकसान आता है? देखिए, दोनों चीज़ों के बड़े यानी कि वो है। शुगर डाउन नॉर्मली यानी कि आप में या मुझ में ऐसे नहीं होगी जब तक उसमें कोई बीमारियां ना हो। वो हार्मोन के लिहाज से बीमारियां, क्योंकि मैं हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो हार्मोन के लिहाज से कुछ बीमारियां हैं जो शुगर आपकी अचानक लो कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा लो कर सकती है। उनमें रसोलियाँ हैं, उनमें कुछ जो है ना हार्मोन की कमी की वजह से हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ज़्यादातर शुगर लो आती है वो उन लोगों में होती है जो इंसुलिन ले रहे हैं। ठीक है, उसमें जो कुछ इंसुलिन जो पुरानी वाली इंसुलिन है या इवन नई वाली इंसुलिन है, वो दोनों शुगर लो करने की सलाहियत रखती है। लोग क्या करते हैं कि वो जब वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं तो वो डाइट को प्रॉपर स्प्रेड नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है कि एक टाइम के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाती है और वो शुगर लेवल्स आपके जो है ना नीचे को चले जाते हैं।
हैं। तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा मसला आता है कि हाइपोग्लाइसीमिया आ रहा है, खुसूसन ये जो पुरानी मिक्स इंसुलिन है उनके वजह से आता है, तो वो हम पे चेंज करते हैं उनकी इंसुलिन, ठीक है। और कई जगह एक यानी कि ये भी मैं ब्लेसिंग कहता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम परसीव होते हैं और वो बता पाते हैं। कई जगहों पर डायबिटीज इतनी खराब होती है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को महसूस नहीं कर पाते और उनकी शुगर 30-40 पे चली जाती है, तो वो एक बड़ा यानी कि मुश्किल मामला हो जाता है। तो ये शुगर का कम होना दवाई की वजह से हो सकता है या मुख्तलिफ हार्मोन्स की वजह से होता है, या आपकी शुगर होने वाली है आपको उस वक्त का ये भी सिम्टम है कि आपको किसी टाइम आपकी शुगर कम हो जाती है और आप खाना शुरू कर देते हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। कोई मैसेज है व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, यानी कि डायबिटीज से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये शर्मनाक बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बीमारी है। मेरे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं जी ये हमें ये चीज़ ना दें, लोगों को पता चल जाएगा। ये ऐसी बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है जहां आप कबाहत करें या आप शर्म करें। आप इसका इलाज करें, ये काबिल इलाज है, और अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात आपकी ज़िंदगी की सूरत में हो सकते हैं, ये जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूर इलाज करें, कहीं से भी करें, किसी डॉक्टर से इलाज करें लाजमी, लेकिन अपना ख्याल रखें। सर बहुत शुक्रिया। नादिर आपको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और मज़ेदार सॉन्ग्स हमने जो है वो आपने सुनाए और हमने एंजॉय भी किया। और जाते हुए आपसे एक आखिरी गाना आपसे लाजमी हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब आपको भी शुक्र है। इसके साथ ही नाजरीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज और जाते हुए सॉन्ग सुनेंगे।